हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपने लास्ट लेक्चर में स्टेट्स ऑफ मैटर को डिस्कस कर रहे थे। हमने देखा था कि कौन कौन सी फोर्सेस होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिससे कोई भी सब्सटेंस सॉलिड, लिक्विड या गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ठीक है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में जो जनरल डिफरेंसेस होते हैं, कंपैरिजन कह सकते हो आप। ठीक है। तो हमने कुछ एक कंपैरिजन किए भी थे, जैसे इंटर पार्टिकल स्पेस, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड शेप एंड वॉल्यूम। ठीक है। तो कुछ एक आज हम नेक्स्ट जो डिस्कस कर रहे हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में जो जनरल डिफरेंसेस है, कंपैरिजन कह सकते हो आप। तो जो नेक्स्ट आता है हमारे पास वो है पैकिंग। ठीक है। तो सबसे पहले पैकिंग का मतलब क्या होता है ये जो वर्ड है वो दिमाग में क्लियर होना चाहिए। पैकिंग का मतलब ये कह सकते हो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ गिवन स्पेस। मेरे पास कोई भी स्पेस है जिसके अंदर मुझे पार्टिकल्स को रखना है, तो अब उन पार्टिकल्स ने कितना उस स्पेस को यूटिलाइज किया है, कितने अच्छे से वो वहां पर भी। एक तो पार्टिकल्स क्या हो, दूर दूर बैठे हुए हो, दूर दूर रखे गए हो, जिससे क्या हो जो स्पेस था वेस्टेज मैक्सिमम हुआ है। दूसरे में क्या हुआ है कि पार्टिकल्स को बिल्कुल पास पास रख दिया गया हो, जो वैकेंट स्पेस था वो वहां पर मिनिमम हो। जितना भी स्पेस था उसको हमने ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज किया हो। तो पैकिंग उस चीज से रिलेटेड है कि हमने गिवन स्पेस को कितना यूटिलाइज किया। तो अगर हम बात करें सॉलिड में, लिक्विड में और गैसेस में, पार्टिकल तो सेम ही थे, ये हम सब अपने नेक्स्ट लास्ट लेक्चर में देख भी चुके हैं। तो जो पैकिंग है, सॉलिड की पैकिंग किस तरीके की होगी, लिक्विड की पैकिंग किस तरीके की होगी और गैसेस की पैकिंग किस तरीके की होगी। तो जो सॉलिड्स के पार्टिकल हैं, जैसे कि हमने लास्ट टाइम डायग्राम में देखा था कि जो सॉलिड्स के पार्टिकल होते हैं ये क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्लोजली पैक होने का मतलब क्या होगा कि जो वॉइड्स होंगे, जो वैकेंट स्पेस होगा वो मिनिमम होगा। ठीक है। जो वैकेंट स्पेस होगा वो क्या होगा, वो मिनिमम होगा। पार्टिकल्स जो होंगे बिल्कुल एक दूसरे के नजदीक नजदीक होंगे। और ये जो बीच में जो स्पेस बच गया इनको आप क्या बोल सकते हो, आप इनको वॉइड्स बोल सकते हो, इंटर पार्टिकल स्पेस बोल सकते हो। तो सॉलिड में ये जो स्पेस होगा वो स्पेस कैसा होगा, वो मिनिमम स्पेस होगा। ठीक है। अब यही बात करें हम लिक्विड के बारे में, तो दीज आर लेस क्लोजली पैक्ड। दीज आर लेस क्लोजली पैक्ड। ठीक है, एज कंपेयर टू सॉलिड। अगर सॉलिड के साथ कंपेयर करें तो ये लेस क्लोजली पैक्ड होंगे, मतलब कि जो गैप होगा वो गैप थोड़ा सा ज्यादा होगा, कम क्लोजली होंगे। और अगर गैसेस की बात करें तो गैसेस के पार्टिकल्स क्या होंगे, ये बिल्कुल फ्री होते हैं, फ्री टू मूव। यहाँ पर गैसेस के अंदर कोई भी पैकिंग नहीं होती है। दीज आर बिल्कुल लूजली पैक्ड और फ्री टू मूव। ठीक है। जो पार्टिकल्स होंगे वो बहुत ज्यादा दूर दूर होंगे, जबकि लिक्विड के पार्टिकल्स कंपैरिजन टू गैसेस क्लोजली पैक्ड। अगर हम उसको सॉलिड के साथ कंपैरिजन करें तो लेस क्लोजली या फिर लूजली पैक्ड। ठीक है। नेक्स्ट आता है, जो नेक्स्ट डिफरेंस है हमारे पास, फ्लूइडिटी या फिर उससे पहले रिजिडिटी। आपने एक वर्ड कॉमन सुना होगा कि सॉलिड्स आर रिजिड्स। सॉलिड्स आर रिजिड, तो क्या मतलब होता है, कॉमनली वर्ड भी यूज होता है कि रिजिड। रिजिड का मतलब क्या होता है कि इनएबिलिटी या ये कह सकते हो टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप या फिर इनएबिलिटी टू चेंज देयर शेप। अयोग्यता अपनी शेप को चेंज करने की, मतलब जो अपनी शेप को चेंज ना कर पाए, या ये कह सकते हो टेंडेंसी, क्षमता टू मेंटेन देयर शेप, अपनी शेप को मेंटेन करना। व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, जब उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल भारी फोर्स ना लगाया गया। ऐसे नहीं है कि भाई ये तो मार्कर है, अगर इसके ऊपर मैं फोर्स लगाऊं तो ये अपनी शेप को चेंज कर लेगा, फिर तो कोई भी कर सकता है। तो जब हम कोई भी एक्सटर्नल फोर्स मिनिमम हो या कोई फोर्स हम उसके ऊपर लगा ही ना रहे हो, तब कौन कौन सी ऐसी स्टेट होगी जो अपनी शेप को मेंटेन कर पाए। तो रिजिडिटी वही होती है, टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, कॉल्ड रिजिडिटी। ठीक है। टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप, टू मेंटेन देयर शेप इज कॉल्ड रिजिडिटी। क्लियर है। अगर हम बात करें लिक्विड्स की,
तो लगता है कि जो लिक्विड होंगे वो रिजिड्स होते हैं, बिल्कुल भी नहीं होते हैं। हमने जैसे कंटेनर चेंज किया, लिक्विड अपनी शेप को लगातार चेंज करते जाएंगे, तो हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं कि जो लिक्विड्स होंगे वो रिजिड होते हैं। लिक्विड्स आर नॉट रिजिड्स, ठीक है। लिक्विड एंड गैसेस बोथ आर नॉट रिजिड। रीजन क्या हो जाएगा कि ये दोनों के दोनों रिजिड्स क्यों नहीं होते हैं? बिकॉज ऑफ मिनिमम इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन सी ऐसी चीज होगी जो कि इनके रिजिड होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी कि भाई जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो अपनी शेप को नहीं चेंज करते हैं, मतलब कि वो रिजिड्स होते हैं। तो कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से सॉलिड रिजिड होता है और लिक्विड और गैसेस रिजिड नहीं हो पाए? तो बिल्कुल सिंपल सा आंसर होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज्यादा होता है कि वो अपनी शेप को चेंज नहीं कर पा रहे हैं, जबकि लिक्विड और गैसेस में जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होगा वो इतना कम होगा कि वो शेप को, वो पार्टिकल्स को होल्ड ही नहीं कर पाएंगे और पार्टिकल्स फ्रीली कहीं पर भी मूव करते रहेंगे। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट आता है फ्लूइडिटी। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं और मेन चीज है कि आपको इनके मीनिंग क्लियर होने चाहिए, ठीक है। आप इनको रट्टा ना लगाओ, बस इनके जो मीनिंग है वो अच्छे से समझ में आते रहने चाहिए। तो व्हाट डू यू मीन बाय फ्लूइड्स? हम जानते हैं फ्लूइड्स एक सब्सटेंस हो गया, ठीक है, मतलब कि पर्टिकुलर हो गया, और फ्लूइडिटी क्या होगी? उसकी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फ्लूइडिटी का मतलब रिजिडिटी, टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, एंड फ्लूइडिटी मींस टेंडेंसी टू फ्लो। टेंडेंसी टू फ्लो, ऐसे स्टेट जिसमें पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव या फ्री टू फ्लो, जिसमें वो फ्लो कर सकते हैं, क्या कहलाती है? फ्लूइडिटी। टेंडेंसी टू फ्लो बाय इटसेल्फ, टेंडेंसी टू फ्लो बाय इटसेल्फ, अपने आप से मूव करना, फ्लो करना, क्या कहलाती है? फ्लूइडिटी। ठीक है, तो जो हमने नॉर्मल पता ही है कि जो सॉलिड्स होते हैं वो फ्लूइड्स नहीं होते हैं। सॉलिड्स अपने आप से फ्लो नहीं कर सकते हैं। कभी देखा है हम बेंच को रूम में छोड़ के जाएं, वापस आए तो वो बह करके कहीं और ही चली जाए, है ना? तो वो जो सॉलिड्स होते हैं वो फ्लूइड्स नहीं होते हैं। बट आपके नॉलेज के लिए बता दूं, कुछ सॉलिड्स होते हैं जो फ्लूइडिटी शो करते हैं। अब आप सोच रहे हो कि कौन से सॉलिड है जो बहते हैं? ऐसे सॉलिड्स को हम अमरफस सॉलिड बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, ये आप नोट भी कर सकते हो। अमरफस सॉलिड्स शो द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइडिटी लाइक ग्लास। जो विंडो में जो ग्लास लगाए जाते हैं वो क्या शो करते हैं? वो फ्लूइडिटी शो करते हैं। बट जो फ्लूइडिटी होती है वो इतनी कम स्पीड पे होती है कि उसको चेक करने के लिए कई साल लग जाते हैं। मतलब कि जब तक हम उसको ऑब्जर्व करेंगे तब तक वो जो टाइम पीरियड होगा कम से कम 30 40 50 साल का होगा। ठीक है, जो ग्लास होता है वो फ्लूइडिटी शो करता है, बट जो उसकी विस्कोसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है? विस्कोसिटी इज द अपोजिशन टू फ्लो, जो बहने को अपोज करता हो। जैसे आपने हनी, शहद को देखा होगा, पानी को ऑब्जर्व किया होगा। अगर मैं शहद और पानी दोनों को एक साथ फर्श के ऊपर डालूं तो क्या होगा? पानी तो स्पीड से बह जाएगा, जबकि जो शहद होगा वो बहुत धीरे धीरे फ्लो करेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि हनी की, शहद की जो विस्कोसिटी थी वो बहुत ज्यादा थी। तो ऐसे ही ये जो अमरफस सॉलिड होते हैं ना, इनकी विस्कोसिटी बहुत बहुत ज्यादा होती है। मतलब फ्लूइड्स तो होते हैं बट बहुत कम स्पीड पे फ्लो करते हैं। तो आप ये अलग से है, ये आप नोट कर सकते हो। अमरफस सॉलिड, सॉलिड का ही एक पार्ट होता है, अमरफस सॉलिड बोलते हैं। ठीक है, स्पेलिंग नोट कर सकते हो उसकी, अमरफस, अमरफस। ठीक है, अमरफस सॉलिड्स आर फ्लूइड्स। अमरफस सॉलिड्स क्या करते हैं? फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी शो करते हैं लाइक ग्लास। इसीलिए इनको सूडो सॉलिड भी बोला जाता है। सूडो, सूडो का मतलब क्या होता है? नकली, कि ये नकली सॉलिड है, ये सूडो सॉलिड। और लिक्विड और गैसेस तो फ्लूइडिटी शो करते ही हैं, है ना? गैसेस की जो फ्लूइडिटी होगी वो बहुत ज्यादा होगी, बहुत हाई स्पीड पे गैसेस फ्लो कर सकती हैं। रीजन क्या होगा? सिंपल सा रीजन है, बिकॉज ऑफ वीकेस्ट इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होगा, इसलिए उनके पार्टिकल्स इजीली मूव कर जाते हैं। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट कंपैरिजन की बात करें तो नेक्स्ट कंपैरिजन है एनर्जी। ठीक है, या फिर एनर्जी से पहले पार्टिकल मोशन, क्योंकि एनर्जी जो है वो पार्टिकल मोशन से जुड़ी हुई है।
तो पहले हम बात करते हैं पार्टिकल मोशन की। तो हमें पता है कि जितने भी पार्टिकल होते हैं, चाहे वो पार्टिकल सॉलिड का हो, चाहे वो लिक्विड का हो, या फिर वो गैस का हो, जितने भी पार्टिकल हैं सबके सब मोशन शो करते हैं। हाँ, बट वो जो मोशन होगा वो वेरी कर सकता है। सॉलिड का जो सॉलिड में जो पार्टिकल होंगे वो सिर्फ क्या शो करते हैं, ओनली वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, वाइब्रेटरी मतलब जानते हो, कंपन, अपनी मेन पोजीशन के आगे और पीछे जा सकते हैं, कि यहाँ पर जो इंटर पार्टिकल स्पेस होता है वो मिनिमम होता है, इसलिए इनके पार्टिकल्स ज्यादा मूव नहीं कर सकते, इसलिए क्या शो करते हैं, ये ओनली वाइब्रेटरी मोशन शो करते हैं। ठीक है, जबकि लिक्विड और गैसेस, गैसेस में जो मोशन होगा उसका मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा होगा। रीजन सिंपल सा है, स्पेस ही स्पेस है ना, मूव करने के लिए क्या चीज चाहिए, स्पेस चाहिए। अगर हाँ बहुत सारे पार्टिकल्स हो, स्पेस ही ना हो, तो मूव कहाँ से करेगा वो। ठीक है, तो जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, पार्टिकल स्पेस बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसके पार्टिकल्स जो मूव करेंगे वो लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड से करेंगे, उनकी जो मैग्नीट्यूड होगा, जो मोशन होगा वो सबसे ज्यादा होगा, लिक्विड का बीच में होगा। तो जो मोशन शो करते हैं, रोटेशनल मोशन, ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी तो है ही है। ठीक है, वाइब्रेटरी मोशन तो है ही है। तो लिक्विड और गैसेस ये तीनों टाइप के मोशन शो करते हैं, रोटेशनल, ठीक है, रोटेशनल, ट्रांसलेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन। बस फर्क क्या होगा, गैसेस में यही मोशन, इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और लिक्विड में इन्हीं मोशन की जो वैल्यू होगी वो बहुत कम होगी। ठीक है, अब जो बात कर रहे थे हम एनर्जी की, तो इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन एमटीएससी में भी उठ जाते हैं। अब जो एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, मेनली काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक इज रिलेटेड टू मोशन, मतलब एक ऐसी एनर्जी जो मोशन की वजह से ही पैदा हुई हो। द एनर्जी विच इज पोजेस्ड ड्यू टू मोशन, जो मोशन की वजह से वो एनर्जी क्या कहलाती है, वो काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी। ठीक है, तो अब सोच के देखो, ऐसी एनर्जी जो मोशन की वजह से ही है, ठीक है, तो वो एनर्जी सबसे ज्यादा कहां पर होगी, जहां पर मोशन सबसे ज्यादा होगा कि मोशन सबसे कम होगा, सोचने की बात है। ठीक है, सिंपल सी बात है ना भी, जहां जो चीज मोशन की वजह से है, तो जहां पर मोशन ज्यादा वहां पर एनर्जी भी ज्यादा। तो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, यहाँ पर इन तीनों में मोशन सबसे ज्यादा कहां पर है, गैसेस में है, क्यों है ना, पार्टिकल्स बिल्कुल फ्री है, आराम से मूव कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किन पार्टिकल्स की होगी, गैसेस की होगी। ठीक है, तो जो गैसियस पार्टिकल्स होंगे उनकी जो एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। जो सॉलिड्स होंगे इनके पार्टिकल्स की एनर्जी मिनिमम होगी, और जो लिक्विड की होगी वो एनर्जी क्या होगी, सॉलिड से ज्यादा बट गैसियस पार्टिकल से कम होगी, मतलब इंटरमीडिएट होगी, सॉलिड और गैसेस के बीच की होगी। ठीक है, सॉलिड से तो ज्यादा बट गैसेस से क्या होगी, कम होगी। इसलिए तो हम जब सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो उसको एनर्जी देते हैं ना, गर्म करते हैं हम उसको। हमने सॉलिड को गर्म किया, मतलब मैं सॉलिड के पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ा रहा हूँ, और जब उसकी एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, लिक्विड के पार्टिकल्स की एनर्जी के बराबर, वो मेल्ट हो जाएगा। ऐसे ही मैं जब लिक्विड को गर्म करूंगा, तो जैसे ही लिक्विड को गर्म कर रहा हूँ, एक टाइम ऐसा आएगा कि लिक्विड के पार्टिकल्स की एनर्जी गैसेस के पार्टिकल्स की एनर्जी के बराबर हो जाएगी, और उस टाइम पे वो इवेपोरेट, बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है, तो सबसे कम एनर्जी किसकी होती है, सॉलिड्स की, और सबसे ज्यादा एनर्जी किनकी होगी, गैसेस की होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करें, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी मतलब टेंडेंसी टू कंप्रेस। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या होगा, टेंडेंसी टू कंप्रेस। ठीक है, फिर से वही बात, अगर मुझे किसी चीज को दबाना है तो दबाने के लिए क्या चीज जरूरी होगी, स्पेस की। जैसे ये फिंगर्स हैं, इन फिंगर के बीच में आपको स्पेस दिख रहा है, तो मैं इनको इजीली कंप्रेस कर सकता हूं। अब मैं इसको ऊपर फोर्स अप्लाई करूं तो कंप्रेस होगी, कंप्रेस नहीं होगी, टूट सकती है बट कंप्रेस नहीं हो पाएंगे ना। तो कंप्रेस होने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होगी, स्पेस सबसे जरूरी होता है। ठीक है, तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, सबसे ज्यादा इंटर पार्टिकल स्पेस कहां पर होगा, सबसे ज्यादा स्पेस कहां पर होता है, गैसेस में। इसीलिए तो जब हम गैसेस को कंप्रेस करते हैं तो बीच का डिस्टेंस कम होगा, जब डिस्टेंस लिक्विड के लेवल तक पहुंचेगा तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। और फिर अगर मैं लिक्विड को, जो कि लगभग इनकम्प्रेसिबल होते हैं, अगर मैं उनको भी कंप्रेस करूं तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सॉलिड्स में। तो कह सकते हैं कि जो सॉलिड्स होते हैं
वो नियरली या इनकम्प्लीटली, हाँ सॉरी, कंप्लीटली इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल मतलब कंप्रेस हो ही नहीं सकते, कंप्लीटली इनकम्प्रेसिबल, बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं होंगे। लिक्विड के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, दीज आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, मतलब लगभग लगभग इनकम्प्रेसिबल ही होते हैं। आप घर पे इसका एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। होली अभी गई है तो शायद घर पे पिचकारी होगी, तो क्या करोगे, पिचकारी में पानी डालोगे, आगे की नोब को अंगूठे से बंद करना और पिस्टन से जोर लगाना, ठीक है। ध्यान रहे कि पानी बाहर ना आए, फिर चेक करना कि वो पिस्टन कितना आगे जाता है। अगर पिस्टन को आप आगे कर पाते हो मतलब पानी कंप्रेस हो रहा है, अगर पिस्टन आगे नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि जो वहां पिचकारी के अंदर जो पानी था, वाटर था, वो इनकम्प्रेसिबल होगा, ठीक है। तो आपको फिर यही रिजल्ट मिलेगा कि लिक्विड आर आल्सो ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल व्हाइल गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। जो गैसेस होती हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। हमारे घर में जो सिलेंडर आता है उसके अंदर जो गैस होती है वो भी कंप्रेस करके डाली जाती है, ठीक है। वो भी क्या होती है, कंप्रेस करके डाली जाती है। जैसे सीएनजी है, फुल फॉर्म क्या होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। तो वो कंप्रेस करके सिलेंडर के अंदर डाली जाती है। तो जब उसको हाईली प्रेशर लगा के कंप्रेस करते हैं तो वो लिक्विफाई हो जाती है ना, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी जो होता है, तो कंप्रेस करके वो फिल की जाती है, ठीक है। तो ये कुछ एक कंपैरिजन थे, और एक दो जो कंपैरिजन बचे हैं, ठीक है। जितने भी होंगे जो क्वेश्चंस होंगे वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।